सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग लास्ट क्लास में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किए थे, जिसका कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। सबको समझ में आया था? उसमें हमने पढ़ा था, उन सब चीज़ों को एक बार रिकॉल करेंगे और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो हमारा पहला लेक्चर था, और उसमें हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है उसको समझने का प्रयास किया था। फिर रिसोर्सेज के टाइप्स को हमने समझा था, क्लासिफाई किया था रिसोर्सेज को। तो उसी क्लासिफिकेशन को आज हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई भी चीज़, एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा डीप में हमने जाकर देखा था कि अगर कोई चीज़ ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकती है तो उसको रिसोर्सेज होने के लिए टेक्निकली एक्सेसिबल होना ज़रूरी होता है, इकोनॉमिकली फिजिएबल होना ज़रूरी होता है, और साथ साथ में कल्चरली एक्सेप्टेबल होना भी ज़रूरी होता है। ये सभी चीज़ें हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इसके बाद हमने ये नोटिस किया था कि जो हमारा रिसोर्सेज है वो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए कैसे ज़रूरी है, कुछ एग्जांपल्स के साथ में हमने समझा था। फिर हमने देखा कि रिसोर्सेज के टाइप्स अलग अलग होते हैं, जैसे रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई किया, बायोटिक और एबायोटिक। उसके बाद हमने रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि अगर कोई चीज़ है तो क्या वो ख़त्म होगी कि नहीं, अगर वो ख़त्म होगी तो वो दोबारा बन सकती है कि नहीं। तो उसके आधार पर हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिस्कस किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप से। वो उसका थर्ड क्लासिफिकेशन होगा, तीसरा टाइप होगा ऑनरशिप के आधार पर। तो जितने लोग वीडियो में हैं और जो लोग सामने हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। आज बुक अवेलेबल है सबके पास? वेरी गुड। तो बुक ज़रूर अपने पास में रखिए, एनसीईआरटी बुक रीड करते रहिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट वे टू रीड द होल सोशल स्टडीज़ इन फॉर क्लास 10। तो वो सबसे बढ़िया तरीका होता है। अगर उसको एक एक लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस से हो या इकोनॉमिक्स से हो, वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हमारा। हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, क्लास 10th के लिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चलिए, हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया था, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसको एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर रखते हैं, तब उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखा था, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, है ना। इसमें हमने सबसे पहले चीज़ किसके बारे में पढ़ी थी? रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर संसाधनों को हम कैसे समझेंगे, बायोटिक और एबायोटिक, है ना। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ, ये हमारा टॉपिक कल के क्लास में कवर हो गया था। उसके बाद दूसरा हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी पर क्या क्या हमने डिस्कस किया था? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। देखिए, रिन्यूएबल में एक पॉइंट मेरा कल छूट गया था, जो आज हम सोच रहे हैं आपको क्लियर कराते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमने ये डिस्कस की थी कि द थिंग्स विच कैन रिन्यू, कोई चीज़ जो रिन्यू हो सकती है, दोबारा से बनाई जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन बनाने के लिए आपको प्रोसेस की ज़रूरत होती है ना। जैसे किसी ने कल एग्जाम्पल में पूछा था कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है? किसी का था ना, हाँ, हैंड रेस कीजिए, किसका था? आपका था। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, लेकिन उसको बायोलॉजिकली रिन्यू करते हैं हम लोग। जैसे वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, है ना। हम सभी लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो हम आज हैं तो हमेशा रहेंगे कि फिर एक समय के बाद हम खत्म होंगे, एक समय के बाद हम लोग खत्म हो जाएंगे, है ना। एक समय के बाद जब हम खत्म होंगे तो क्या हमारे जैसे दोबारा होंगे कि नहीं होंगे? हम भी तो किसी के जैसे हैं और आज हम लोग हैं, फिर एक टाइम के बाद हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे जैसे जो हमारी प्रॉपर्टी है, जैसे हम हैं ऐसे ह्यूमन बींग्स दोबारा बनेंगे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा बनेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर हैं और ये लाइफ साइकिल चल रहा है।
तो ये बायोलॉजिकली प्रोसेस से क्या हो रहे हैं, हम लोग रिन्यू हो रहे हैं। वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो मैकेनिकली प्रोसेस से क्या होते हैं, रिन्यू होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो केमिकल प्रोसेस से क्या होती हैं, रिन्यू होती हैं। इज दैट क्लियर? तो कोई भी चीज़, एनीथिंग विच कैन रिन्यू विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल प्रोसेस, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, दे कॉल टू बी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आपको? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने ये डिस्कस कर ली। आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। बिल्कुल सही, ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप के बारे में क्या बताया था कि मालिकाना अधिकार के आधार पर हम किसी रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑनरशिप के आधार पर। तो ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जैसे क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो बताएंगे सुनिएगा, सटीक लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कोशिश करना है कि अपने ओन वर्ड्स में लिखें, बिल्कुल भी। एनसीईआरटी पढ़िए, लेक्चर सुनिए मेरा, उसको ओन वर्ड्स में आराम से लिखिए, फुल में फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, ये अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। ऑनरशिप के आधार पर हम रिसोर्सेज को बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों, 4 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज हम इसको लिखवाते भी चलेंगे, तो आप लोग ऐसा फिगर अपने कॉपी में बनाते चलें। और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, मैं एक समय के लिए जब पूरा लिखूंगा तो आपको स्पेस देता रहूँगा, ताकि आप पॉज करके आराम से उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, और ध्यान से लेक्चर को सुनिए, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले ऑनरशिप के आधार पर जो हमने निकाला है वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज मतलब क्या है, ध्यान समझिए। जब हम रिसोर्सेज को ओरिजिन के आधार पर क्लासिफाई किए थे, तो बायोटिक, एबायोटिक। जब हमने रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर क्लासिफाई किया तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। जब हम रिसोर्सेज को ऑनरशिप के आधार पर क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहला इंडिविजुअल, तब उसके बाद कम्युनिटी, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल रिसोर्सेज। वेरी गुड, इसका मतलब लड़का प्रिपेयर हो गया है। नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज। और चौथा हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, चौथा हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, चौथा हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, बात नहीं करना, ध्यान समझिए। बोर्ड पर देखिए, पहले लिखेंगे आराम से, पहले बोर्ड पर देखते हैं। हमने क्या किया, ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, थर्ड हमारा है नेशनल रिसोर्सेज, और लास्ट हमारा क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, अब देखिए हम किस रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसी रिसोर्सेज जिसके ऊपर आपका खुद का अधिकार है, जिसके ऊपर आपका मालिकाना अधिकार है, जो सिर्फ आपका है, उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा घर, हमारा खुद का घर। ठीक है, घर क्या होता है, घर हम कहीं ज़मीन खरीदते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वहाँ पर मकान बनाते हैं। ठीक है, सामान खरीद कर लाते हैं, जो भी उसका रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसके मदद से हम अपना एक घर बनाते हैं। ठीक है, अब उस घर के ऊपर अधिकार किसका होता है, हमारा खुद का अधिकार होता है। ठीक है, हम कोई व्हीकल यूज़ करते हैं, कोई गाड़ी यूज़ करते हैं, बाइक यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा अधिकार किसका होता है, खुद का हमारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपके पास ये बैग है, तो ये बैग किसका है, आपका बैग है। ठीक है, तो इस पे अधिकार किसका हो गया, आपका। ऐसा हम लोगों में से कोई ऐसा है जो आपको इसको यूज़ कर सकता है? कोई यूज़ नहीं कर सकता है, इसको आप यूज़ करेंगी। और अगर कोई यूज़ कर सकता है तो वो आपके मर्जी से यूज़ कर सकता है, बिना आपके परमिशन कोई यूज़ करेगा नहीं। तो इसका मतलब आपका बैग भी किस तरह का रिसोर्स हो गया, एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया, है ना। कोई भी चीज़, आप एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना स्पेक्टिकल्स देख लीजिए,
आप एग्जाम्पल के तौर पे अपनी टी शर्ट देख लीजिए, है ना। आप कोई भी चीज़ ऐसे बताइए जिसको आप खुद यूज़ करते हैं, जिस पे आपका अधिकार होगा, वो रिसोर्सेज क्या होंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएंगे। जिसे मैंने बताया आपका हाउस या फिर आपका कार, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं हाउस या कार, है ना, लिख सकते हैं। बताइए ये क्या हो गया हमारा रिसोर्सेज। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग स्क्रीन पर हैं, आप जिस फोन से यूज कर रहे हैं, अगर ये फोन आपका है तो उस पर मालिकाना अधिकार किसका हो गया, आपके खुद का हो गया। तो वो किस तरह का रिसोर्सेज हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं कि कम्युनिटी रिसोर्सेज किसे बोलते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को बोलेंगे, उन संसाधनों को बोलेंगे जिस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो, एक सामूहिक अधिकार हो, एक सोसाइटी का अधिकार हो, जिसपे एक समुदाय का अधिकार हो, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जिसपे कम्युनिटी का अधिकार हो। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे अभी राजगीर घूमने गए हैं आप लोग, बहुत लोग राजगीर घूमने जाते हैं, है ना, जरूर गए होंगे। राजगीर नहीं गए हैं, चलिए कभी जरूर जाइए घूमने के लिए। एक प्रकार का वो पिकनिक स्पॉट बन चुका है, बिहार टूरिज्म का एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है राजगीर, बहुत अच्छी जगह है, आप जरूर घूमने जाइए। तो पिकनिक स्पॉट बन चुका है, वहाँ पर लोग जाते हैं, पहाड़ों पर खाना बनाते हैं, लोग रहते हैं, ठहरते हैं। तो वो जगह जो है वो किसी खास व्यक्ति का है नहीं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो सिर्फ हम ही वहाँ पर अपना इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, आप भी जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं, राइट। तो वो पिकनिक स्पॉट क्या हो गया, एक प्रकार का कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हो गया। उसी तरीके से आप किसी रेस्टोरेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए रेस्टोरेंट किसी खास व्यक्ति का होता है, इसमें नो डाउट, है ना। जैसे कोई एक रेस्टोरेंट का मालिक है, उसका वो मालिकाना अधिकार है, लेकिन एक्चुअली में वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज नहीं है। वो किस तरह का रिसोर्सेज है, वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। एक रेस्टोरेंट का मालिक भी आपको अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने से ऐसे मना नहीं कर सकता है, उसके लॉ हैं, उसके ऑर्डर्स हैं। इज दैट क्लियर। अगर वो मना करेगा किसी खास व्यक्ति को, अगर उसको मना ही करना है तो वो रेस्टोरेंट क्यों खोलेगा। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, उस पर खास समुदाय का, उस सोसाइटी का अधिकार है, उसमें सारे लोग जाकर खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जाएंगे और हम ही उसमें खाना खाएंगे, राइट। कोई पार्क हो गया, कोई फील्ड हो गया, इज दैट क्लियर। जैसे आपका पटना में गांधी मैदान है, या फिर आपका ये रमना मैदान है, राइट। तो ये जितने भी ये पार्क है या जो ये फील्ड है, इस पर किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार है या इस पर पूरे समुदाय का अधिकार है ना, सबका अधिकार है। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आ जाएगा। एकदम क्लियर है। तो इसमें एग्जाम्पल हम क्या लेकर चलेंगे, बताइए एग्जाम्पल क्या लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल क्या लेकर चलेंगे, कम्युनिटी। रेस्टोरेंट लेकर चलेंगे, रेस्टोरेंट, उसके बाद पार्क, पार्क, उसके बाद रेलवेज, वेरी गुड, इस पर भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चलिए अब आगे चलते हैं। रेलवेज एक बहुत अच्छा, एक बहुत यूनिक इन्होंने आंसर दिया कि रेलवे एक ऐसी रिसोर्स है जो क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ये किसी खास व्यक्ति का नहीं है। बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमारी डिस्कस हो गई। कोई क्वेश्चन है मन में, ऐसा नहीं है ना, मन में क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। मास्क नीचे कीजिए, थोड़ा सुनाई दिया उन्होंने बताया। हाँ कोका कोला जो कंपनी है वो क्या कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में आएगा। देखिए कोका कोला की जो कंपनी है वो किस चीज़ के कैटेगरी में आएगा, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले उसका एक अलग बेस आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कि अगर हम कोका कोला कंपनी के मालिक को देखें कि उस पर उसका अकेले का अधिकार है, ठीक है, तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा कि मेरी इंडस्ट्री है। लेकिन उस इंडस्ट्री का उद्देश्य क्या है, उस इंडस्ट्री का उद्देश्य क्या है, क्या उसमें सभी लोग जा सकते हैं। कोका कोला इंडस्ट्री, हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की बात करें, आप कोका कोला की कंपनी यूज़ करेंगे कि कोका कोला को यूज़ करेंगे, आप मुझे बताइए। आपके लिए रिसोर्सेज क्या है, कोका कोला की कंपनी है कि कोका कोला है, कोका कोला है ना। तो सिंपल सी बात है कि आप इंडस्ट्री को इस कैटेगरी में कैसे रखेंगे, कम्युनिटी में या इंडिविजुअल में कैसे रखेंगे। क्या आप उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस सोसाइटी में, उस कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो कोई खास व्यक्ति तो है नहीं, वो सब जगह से आकर काम करते हैं। कोई मजदूर वर्ग का है, कोई स्किल्ड वर्कर है, कोई मैनेजर है, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी धर्म का है, वो सबके लिए है। तो वो एक प्रकार का कम्युनिटी प्लेस हो गया। क्या हो गया, कम्युनिटी प्लेस हो गया। इज दैट क्लियर। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसमें जाकर काम कर सकते हैं। तो आपके लिए वो कोई रिसोर्स नहीं है, कोका कोला की कंपनी आपके लिए रिसोर्स नहीं है, वो किसी खास व्यक्ति के लिए रिसोर्स हो सकता है। वो कोका कोला जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके लिए रिसोर्स है। इज दैट क्लियर।
तो कोका कोला जो प्रोडक्ट आप खुद एक सीसी खरीदते हो खुद के पीने के लिए, तो उसमें पूरे मोहल्ला वाला तो नहीं करके अधिकार जताता है कि मेरे मोहल्ले को हो तो हमको भी पिलाओ, ऐसा नहीं ना होता है। वो आप खुद पीते, तो वो किस पे अधिकार किसका हो गया? आपके खुद का हो गया। तो इसका मतलब कोका कोला कंपनी के ऊपर आप ये अधिकार नहीं जता सकते कि वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये कम्युनिटी रिसोर्स है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन लोग काम कर रहे हैं और कौन लोग किसका उस पर मलिकाना अधिकार है, राइट। लेकिन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज भी आप तब कहेंगे जब आप उसके साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है काम करने के लिए और आप जा सकते हैं काम करने, तो आप कह सकते हैं कि वो एक कम्युनिटी ओन रिसोर्स है। अब उसके प्रोडक्ट की बात करें कोका कोला की, तो उस पर आपका इंडिविजुअल अधिकार हो जाएगा क्योंकि आपने उसको खरीद कर लाया है। मोहल्ले वाले आपसे मांगेंगे, आप देंगे नहीं, है ना, या तो छुपा के पियेंगे या तो दिखा के पी लेंगे। तो वही बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया होगा तुम्हारा, ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन कि आप किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। और किसी का क्वेश्चन कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या डिस्कस कर ली? इंडिविजुअल रिसोर्सेज डिस्कस कर ली, उसके बाद कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज डिस्कस कर ली, फिर हमने देखना है नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका चाहे कोका कोला की कंपनी हो, चाहे स्प्राइट की कंपनी हो, या कुछ भी आ जाए, वो आपके इस कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। तो हम बताते हैं नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। कोई भी रिसोर्सेज जो किसी नेशन के बाउंड्री के अंदर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। कोई भी संसाधन, एनीथिंग विच इज काउंट अंडर द बाउंड्री ऑफ अ नेशन, that is called national resources. We can say that particular things are national resources. Is that clear? कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे इसको फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए हमारा भारत देश है, हमारा राष्ट्र है भारत। चलिए हम उसका एक मैप बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खराब मैप बनेगा तो मैनेज कर लेंगे ना। आप लोग भी ड्रॉ कीजिएगा जरूर, इंडिया का मैप आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत ही सही, ठीक ठाक है, ओके। चलिए अब मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है हमारा, ठीक है। ये भारत है हमारा, प्यारा सा भारत। देखिए इसमें ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, इधर से नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट जाते हुए ये पूरा हिस्सा जो है इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है इसका बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर एक पत्थर से लेकर हवाई जहाज तक जो इसके अंदर है वो सब किसका है? इसी का है। अब ये कोई मत बोल देना सर कोई फॉरेनर घूमने आया तो वो भी इसका है, नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर कोई भी चीज़, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई एनिमल हो या आपकी कार हो, आपका घर हो, आपकी ज़मीन हो, कोई भी चीज़ जो इसके अंदर में आएगा वो क्या हो जाएगा? नेशनल रिसोर्सेज हो जाएगा। तब आप कहिएगा कि सर तो फिर इंडिविजुअल रिसोर्सेज का क्या मतलब? जब नेशनल रिसोर्सेज है तो हम किसी भी चीज़ को इंडिविजुअल रिसोर्स कैसे बोल सकते हैं? मेरी खुद की कार है तो उसमें गवर्नमेंट का भी अधिकार हो सकता है। ये बिल्कुल सही है बाबू। आप एक देश के अंदर, आप इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए। जब आप बीपीएससी वगैरह के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें इसके लिए कुछ रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ नियम और कानून पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ इसके रूल्स इंडल्ज हैं कि देखिए अगर आप इस भारत में अगर आप हैं और आप किसी खास जगह पर ज़मीन खरीदकर अपना मकान बना रहे हैं, तो वो ज़मीन खरीदने के लिए आपको परमिशन कौन दे रहा है? वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, आपकी नेशन दे रही है। तो उस पर वो अधिकार जता सकता है जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लेके चलिए, चुनाव का टाइम, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में आप देखते हैं गवर्नमेंट अपनी गाड़ी यूज़ करती है कि आपकी गाड़ी यूज़ करती है? आपकी गाड़ी यूज़ करती है। तो आप उस समय बोल सकते हैं क्या ये मेरी इंडिविजुअल रिसोर्सेज सर पढ़ाए थे क्लास में? ऐसा मत बोलिएगा, आप दे के कहिएगा कि हाँ सर ये नेशनल रिसोर्सेज है, आप इसको क्या कीजिए, यूज़ कीजिए, लेकिन अच्छे से हमको लौटा दीजिएगा, है ना। क्लियर है? वही बात है कि आपका कोई भी रिसोर्स जिस दिन गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है, जब वो नेशन के मामले में आएगा। इसको हम समझेंगे थोड़ा सा डेप्थ में और थोड़ा सा समझेंगे, आप देखिएगा। जैसे हम बात करें नेशनल रिसोर्सेज को, एनीथिंग जो भी चीज़ इसके अंदर में आएगी, इसके बाउंड्री में आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। अब समझने के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर चलते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कि इसमें से कोई है जो सासाराम का है, सासाराम के आसपास का, या सासाराम सुना है? सासाराम सब लोग सुने होंगे ना, है ना, डिस्ट्रिक्ट है, सब लोग सुने हैं। पहले आज से 5 साल 7 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 2009 और 10 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, 2010-11 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल हो गया ना लगभग। तो उस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पीरियड में, उस समय में मुझे जहाँ तक याद है तो सासाराम जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था कि आप बाई रोड जा सकते थे, रेलवेज़ की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आपका आरा का रेलवे स्टेशन हो गया बाबू, ठीक है, आरा का रेलवे स्टेशन हो गया।
यहाँ से एक रास्ता चला जाता है उत्तर प्रदेश, मतलब बनारस होते हुए आप आगे चले जाएंगे, और ये रास्ता चला आता है पूरब के साइड में, मान लीजिए पटना की तरफ, जो कि होते हुए आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे, राइट। यहीं से एक रास्ता खोल दिया जा रहा है, किसके लिए? आपके सासाराम के लिए, ठीक है। ये खोला गया, पहले बाई रोड आप जा सकते थे, लेकिन अब आपके लिए रेलवे की व्यवस्था हो गई। जरा सोचिए कि वो जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं, उसके बिछाने से पहले वो ज़मीनें जिसके ऊपर वो बिछाई गई हैं, वो किसी न किसी किसान की रही होगी ना, किसी न किसी किसान की रही होगी कि नहीं रही होगी? बताइए, रही होगी? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए कि क्या सभी के सभी किसान खुशी खुशी अपनी ज़मीनें दे दिए होंगे? हाँ भैया ले जाओ। लेट्स टेक एग्जांपल कि मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अराउंड 100 किलोमीटर है। इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में मान के चलिए कि 100 किसान हैं। कितने किसान हैं? 100 फार्मर्स है। छोटे आंकड़े लेके चलते हैं ताकि समझ में आए सही तरीके से, हमें मैथ सॉल्व नहीं करना है। मान लीजिए 100 किसान हैं, 100 किसान में से 2-4 किसान तो ऐसे जरूर रहे होंगे जिनको कोई मजबूरी नहीं रही होगी अपनी ज़मीन बेचने के लिए। ऐसे रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? मान लीजिए सभी को हम मान के चलिए कि मजबूरी रही होगी कि चलो उनको खुशी मिली कि हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन 2-4 तो ऐसे किसान जरूर रहे होंगे ना जिनके घर में ना किसी बेटी की शादी होगी, ना उनके घर में उनकी बहन की शादी होगी। खेतों को कब आदमी बेचता है? एक ऐसी कंडीशन में बेचता है ना जब बच्चे को पढ़ाना हो, जब कोई कर्ज में दब गए हो, या फिर किसी की शादी हो। इसी सब कारण में किसान अपने खेतों को बेचता है जब उसकी पूरी उत्पादन नहीं हो पाती, राइट। लेकिन 2-3 किसान तो ऐसे रहे होंगे जो नहीं देना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेलवेज गया कि नहीं गया? तो गवर्नमेंट आपसे आपका रिसोर्सेज तब ले सकती है जब उसे राष्ट्र के भलाई दिखती हो। आपके रिसोर्सेज से उसे अगर कंट्री का डेवलपमेंट दिख रहा है, रेलवेज बिछाने से उन किसानों का भी भला हुआ होगा, क्योंकि वो भी इसके साधन से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। आपको भी आसान हो गया क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कनेक्टेड हैं, ट्रेड इन्फ्लुएंस होने लगा, लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं। इज दैट क्लियर? टाइम कंज्यूमिंग कम है, अब लोग उस 100 किलोमीटर दूर से भी लोग आसानी से यहाँ पर पहुँच जाते हैं, सुबह में शाम में सुरक्षित जा पाते हैं, ठीक है। तो जब भी नेशन को ऐसी ज़रूरत पड़ेगी वो आपके रिसोर्सेज को ले सकते हैं। कल अगर गवर्नमेंट को पता चले कि भाई किसी के घर के नीचे इतना ज़्यादा संसाधन है या ऐसा संसाधन है जिससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं, और वो लेट्स एन एग्जांपल कि हम उसको वॉर में यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका कितना भी आपकी अगर आपके घरों के साथ लगाव लगा रहे, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो आपका घर क्या कर लेगा? वो ले लेगा, एक्वायर कर लेगा, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, आगे चल के इसके बारे में और समझेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं नेशनल रिसोर्सेज। तो इस कंट्री के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी, याद रखना सबसे पहले बात कि वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्सेज होने से पहले वो नेशनल रिसोर्सेज है। पहले इंडिविजुअल नहीं है, पहले कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज नहीं है, सबसे पहले वो किस तरह का रिसोर्सेज है? नेशनल रिसोर्सेज है। अगर नेशन को जरूरत नहीं है तब तक वो आपके लिए कम्युनिटी हो सकता है या फिर इंडिविजुअल हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोका कोला की कंपनी पूछ ली, अगर वो पूछेगा तो वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल होगा, लेकिन इस कैटेगरी में क्या हो जाएगा? फॉल करेगा। इस कैटेगरी के फॉल करने के लिए उसे स्पेसिफिक रीजन चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो दिया हुआ है कि देश के अंदर चाहे आप कोई भी कंपनी बनाइए, कोई भी चीजें बनाइए, आप घर बनाइए, आपकी गाड़ी हो, जिस दिन नेशन को जरूरत पड़ेगी उससे राष्ट्र का भला होगा, वो आपका क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। इवन वो आपको भी यूज कर सकता है। आप भी तो रिसोर्स हैं। वी आर किस टाइप के रिसोर्स है बताइए? विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज वी आर? हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, हम लोग वो रिसोर्सेज जिसके वजह से सारे रिसोर्सेज हैं। कितना अच्छा बात हो गया नहीं? हम लोग उस तरह के संसाधन है जिसके वजह से सारे संसाधन बन पाए हैं, वरना हम संसाधन नहीं यूज कर पाते। ये चौक आज हमारे लिए रिसोर्सेज है, तो इसको बनाने वाला कौन है? हम हैं, हम ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे बनता है? चलिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हम कैसे किसी को ह्यूमन रिसोर्सेज बनाते हैं? ये आपने क्लास 9th में पीपल एज रिसोर्सेज के चैप्टर में पढ़ा होगा। विद द हेल्प ऑफ स्किल, विद द हेल्प ऑफ टैलेंट, है ना, हम उसको स्किल्ड करते हैं, उसको टैलेंट प्रोवाइड करते हैं। टैलेंट प्रोवाइड करने का मतलब जैसे वो टीवी में सुनने को मिलता है कि अंदर से टैलेंट होता है। टैलेंट अंदर और बाहर से कुछ भी नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके मेहनत से अच्छी रिजल्ट आती है तो लोग कहते हैं कि बहुत टैलेंटेड है ना? सही बोल रहा हूँ? लग रहा है सही? यही बात होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि टैलेंट एक जगह मेरा छोटा भाई कोटा में था, ठीक है, तो जब मैं गया था तो एक जगह लिखा हुआ था, मुझे अच्छे से याद नहीं किस इंस्टीट्यूट के बाहर लिखा हुआ था, लेकिन मुझे एक जगह लिखा हुआ दिखाई दिया था, शायद बंसल क्लासेस था, तो उसके बाहर लिखा हुआ था कि हार्ड वर्कर्स बीट द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इज दैट क्लियर? मतलब बहुत परिश्रम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो एक टैलेंटेड व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं? पीछे छोड़ सकते हैं, जब टैलेंट व्यक्ति खुद परिश्रम न कर रहा हो। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से
टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। आप मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोई थोड़ा सा जल्दी करता है, कोई थोड़ा सा देर करता है, कोई 2 सीढ़ी आगे रहता है, कोई 2 सीढ़ी पीछे रहता है, लेकिन टारगेट पे आप जरूर पहुंचते हैं। खैर आगे चलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब वो रिसोर्सेज जो सभी तरह के रिसोर्सेज को रिसोर्सेज बना सके, है ना, उसकी काबिलियत समझ सके, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सके। और हम ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे बनते हैं, स्किल के माध्यम से, खुद को टैलेंट करके, खुद को हार्ड वर्किंग से करते हैं, एजुकेशन के माध्यम से हम खुद को क्या बनाते हैं, रिसोर्सेज बनाते हैं, तब हम बनते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। और हमारी भी ज़रूरत पड़ती है तो नेशन हमें यूज़ करता है कि नहीं करता है, करता है। एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे बड़े एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी नौकरी में अपने मर्जी से हैं, आप अपने मर्जी से फौज में ज्वाइन कर गए, है ना, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स नेवी, अपने मर्जी से फौज में ज्वाइन करते हैं लोग, ऐसा ही कि ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाता है, नहीं ना, अपने मर्जी से ज्वाइन करते हैं लोग। लेकिन खुदा ना खास्ते अगर कल वॉर सिचुएशन आ गई और आपकी ज़रूरत नेशन को पड़ गई, लगेगा कि उसे सोल्जर्स और चाहिए, तो कुछ लोग तो अपने मर्जी से जाएंगे, लेकिन कुछ लोग को वो पकड़ कर भी ले जाएगा। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, उरी मूवी देखा होगा आप लोगों ने, एकदम पक्का देखा होगा, एकदम निश्चित, उरी मूवी, द सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें देखते हैं कि एक लड़का जो होता है वो DRDO में काम करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये 2 वैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये 2 वैसे संस्था जहाँ से हमारी मिसाइलों का प्रशिक्षण होता है, ठीक है। ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम अपनी मिसाइलों को प्रशिक्षण करते हैं। तो एक लड़का जो है वो उसमें एज ए इंजीनियर वर्क कर रहा होता है और उसको पकड़ के ले जाया जाता है कि तुमको हमारे लिए ये चीज़ें बनानी है। अब उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन उसको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूटिलाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जिस दिन नेशन को आपकी जरूरत होगी, नेशन आपको भी यूटिलाइज करेगा, क्योंकि अगर आप नेशन के अंदर हैं तो आप किस तरह के रिसोर्सेज हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक कदम आगे चलते हैं कि सर ये तो मान लीजिए लैंड बाउंड्री की बात हो गई, इसके बाद वाटर बाउंड्री भी होती है। वाटर बाउंड्री भी हर कंट्री का होता है और खास करके उन कंट्री का होता है जो वाटर से घिरे हुए हैं आसपास में। और हमारी इंडिया कंट्री जो है वो तो पेनिनसुला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, पेनिनसुला समझते हैं ना, द 3 साइड्स ऑफ लैंड इज बीइंग सराउंडेड बाय वाटर, जो तीनों साइड से घिरा हो। जैसे ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, बे ऑफ बंगाल हो गया बे ऑफ बंगाल। नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, इंडियन ओशियन। अच्छा, एक यही ऐसा भी ओशियन है जो सिर्फ इंडिया के नाम पर ही है, क्लास 9 में भी ये भी आपने डिस्कस किया होगा। ये वाला पार्ट क्या हो गया, अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी, ठीक है। तो एक्चुअली जो आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वो इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, ठीक है। इसको नाम दे देगा खाड़ी, ये बे है, और इसको अरेबियन सी दे दिया क्योंकि इट इज नियरली कनेक्टेड टू द अरब कंट्रीज, दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, तो अरेबियन सी हो गया। अब जरा समझिए, यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, ठीक है, इसको भी बना ही देते हैं, और बीच में हमारा पाक स्टेट है। श्रीलंका और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, इसके बीच में हमारा पाक स्टेट है, इधर हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार है, इधर गल्फ ऑफ खंबत है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखिए, क्योंकि आगे हम इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, बीच में हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो हनुमान जी ने और ये राम जी ने मिलकर जो पुल बनाई थी, वो पुल आप देखते हो ना, यहाँ से नाक बना हुआ है हल्का सा ऐसे करके, और यहाँ से फिर पुल है, राइट, मैप में आपने नोटिस किया होगा। इज क्लियर? तो यहाँ पे पाक स्टेट है। तो ये पूरा मैप आप दिमाग में रखिए। अब समझिए ध्यान से कि देखिए, वाटर में भी हमारा क्या होता है, वाटर में भी हमारा पावर होता है, ठीक है, वाटर में भी हमारा रिसोर्स होता है। हम तो लैंड के अंदर की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर ओशियन में भी हमारा रिसोर्स होता है। तो हमारा जो बाउंड्री है, ये जो आप देख रहे हो, ये बाउंड्री, ठीक है, कोस्टल एरिया, इज दैट क्लियर? कोस्टल एरिया, ये जो आप देख रहे हैं, इसके इधर अरेबियन सी। तो इस कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल माइल्स, देखिए वाटर में नॉटिकल का अपना एक मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है, जाकि जिसको आप डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है। तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, अराउंड 22.2 किलोमीटर, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जैक्ट आंकड़ा दिया होगा, आप उसको याद कर लेंगे, थोड़ा 19-20 होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है, मान लीजिए यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स इतना होता है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो वाटर के अंदर पाया जाएगा वो किस तरह का रिसोर्सेज होगा, वो होगा आपका इंटरनेशनल, हाँ, नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज। आपकी बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो रिसोर्सेज पाया जाएगा उसको किस तरह का रिसोर्स बोलेंगे, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल नहीं। क्लियर हो गया? अभी तो हम नेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम तो बाउंड्री के अंदर की तो बात कर ली कि हर चीज इंडिया की है, तो इंडिया के जो लैंड बॉर्डर है उसके बाहर भी इंडिया की अपनी एक बॉर्डर होगी ना,
है ना। मूवीज़ वगैरह देखते हो तो मूवीज़ वगैरह में दिखाता है कि हम लोग इंटरनेशनल वाटर में आ गए, है ना, हमारी बॉर्डर यहीं तक थी, हम इसके बाद आगे नहीं जा सकते। देखे हो, सब सुने हो, ज़रूर सुने होंगे, ठीक है। ज़रा मूवीज़ में सिर्फ आप एक्शन वगैरह मत देखिए, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है जिसको आप एक्सेप्ट कीजिए, वो अच्छा लगेगा। तो देखिए क्या है कि हमारा ये जो लैंड बॉर्डर है उसके बाद वाटर में भी हमारी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक किसका रिसोर्स होगा? इंडिया का होगा। इसी तरीके से कोई दूसरी कंट्री भी होगी उसका भी कहाँ तक होगा? 12 नॉटिकल माइल्स तक होगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा झोल है बाबू। क्या झोल है? जैसे कि सर यहाँ से श्रीलंका तो बहुत नज़दीक है, ठीक है, तो पहली बात तो ये 12 नॉटिकल माइल्स कवर कर लेता है अराउंड, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 12 नॉटिकल माइल्स कवर करता है तो इसका भी तो यहाँ तक नेशनल वाटर हो गया, इसका भी यहाँ तक, तो भाई दोनों में से किसका हो गया, ठीक है। जब कभी ऐसा सिचुएशन हो, जैसे आप दूसरा एक एग्जांपल लेके चलिए श्रीलंका के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, बगल में हमारे पास यहाँ पर एक पाकिस्तान है ना, हमारे से ही अलग हुआ था, सब लोगों को पता ही होगा, बोल तो ऐसे रहे जैसे उस समय थे ठीक है। खैर, तो ये क्या है कि ये हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, हमारा ही है आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा गुजरात वाला पार्ट हो गया, तो ये भी तो इंडिया का बॉर्डर है, राइट, है ना, ये भी तो इंडिया का बॉर्डर है, राइट, इज इट क्लियर। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस तो नहीं होगा 22 किलोमीटर वाटर बाई, है ना, कम ही डिस्टेंस होगा। अगर हम इससे क्लोज में जाए तो बहुत कम डिस्टेंस होगा, इज इट क्लियर। तो बहुत कम डिस्टेंस होगा, तो फिर कैसे कवर करेंगे कि इसका कितना बाउंड्री है, हमारा कितना बाउंड्री है, ठीक है। तो ये दोनों कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, आसपास की जो कंट्री होती है उनके सहमति से होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि भाई आप लोग के आसपास में 4 फीट जो ज़मीन है, एज एग्जांपल ले लीजिए कि 4 फीट जो ज़मीन है वो आपका होगा, आपके घर के सामने की 4 फीट जो ज़मीन है वो आपका होगा। अब एक जगह पे ऐसी ज़मीन हो गई जहाँ पर 2 घरों के बीच में 4 ही फीट ज़मीन बच रही है, तो तब कैसे होगा? तो हम दोनों के बीच में सहमति होगी। दिमाग लग रहा है? कुछ वो बोल रहे हैं, दिमाग लग रहा है, हम दोनों के बीच सहमति होगी कि भैया वहाँ तक तो 4 फीट ठीक था, तो वहाँ तुम्हारे पास भी 4 फीट है, मेरे पास भी 4 फीट है, 8 फीट का गैप हो गया हम दोनों बीच में, यहाँ पे 4 फीट ही है, तो अब क्या करेंगे? हम लेंगे कि तुम लोगे? तो अगर लड़ने लगेंगे तो वही बात होगी। तो इससे अच्छा होता है कि वहाँ पर सहमति बनाई जाती है कि 2 फीट तेरा, 2 फीट मेरा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कंट्री के वहाँ पर जो किस तरह के रिलेशंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, वरना वॉर जोन तो हमेशा तैयार रहता है, ये मेरा है, वो मेरा है, क्या तेरा है, क्या मेरा है ना, इस तरीके से। खैर चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेशनल रिसोर्स तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? नेशनल एकदम क्लियर हो गया एकदम, है ना। वाटर में हमारा 22 नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स तक, और अंदर का सारी चीज़ें जो होंगी वो हमारी होंगी, ठीक है, इधर की नहीं बोलना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं। देखिए इस पूरे धरती पर जितना भी आपको ज़मीन दिखाई दे रहा है उस पर किसी न किसी का अधिकार है, ये सत्य है। और अगर किसी का अधिकार नहीं है तो उस पर कोई ना कोई अधिकार जताने के चक्कर में है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर किसी का अधिकार नहीं तो कोई ना कोई, जैसे इजराइल फिलिस्तीन की कहानी अभी आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे, है ना। तो जिसका है उसका तो है ही, जिसका नहीं है वो भी बोलता है कि मेरा है। तो ये सिचुएशन होती रहती है, ठीक है। तो लैंड का कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी लैंड में एक पार्ट है जिस पे किसी का अधिकार नहीं हुआ है। बताते हैं कौन सा, और कोई जताना भी नहीं चाहेगा, आपको मिलेगा ही नहीं कुछ, तो जता क्या करेंगे। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है। इस पूरे अर्थ में जब आप मैप देखते हो, ये आपका नॉर्दर्न अमेरिका साउदर्न अमेरिका वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका यूरोपियन पार्ट हो गया, ये आपका अफ्रीकन पार्ट हो गया, ये इंडिया इस तरीके से, है ना, ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से, ये आपका हो गया कौन सा रीजन है, ये नीचे अंटार्कटिका, ठीक है, ये आपका अंटार्कटिका रीजन है। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका अंटार्कटिका रीजन है। अंटार्कटिका रीजन एक ऐसी जगह है जहां पर -70 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं, किसी कंट्री कंट्रोल में नहीं, यहाँ पे कोई कंट्री ही नहीं है, कोई लोग, यहाँ की पॉपुलेशन 0 है बाबू, 0 पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन 0 क्यों नहीं रहेगी? यहाँ ना आपका घास उगता है और ना आप यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। बिस्किट खा के कितना दिन काम चलाइएगा, है ना। तो वही बात है। तो यहाँ की पॉपुलेशन है 0, लेकिन फिर भी ये यहाँ एग्जिस्ट तो करता है अर्थ पे। तो इसके ऊपर अधिकार कौन जताएगा? तो कुछ इंटरनेशनल पावर्स होते हैं जो इसके ऊपर अधिकार जताते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, यूएनओ, वो अधिकार जताता है। और ये इसको बना दिया गया है रिसर्च सेंटर। क्या बना दिया गया है? रिसर्च सेंटर। इंडिया का भी रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, हर कंट्री का रिसर्च सेंटर, उसके परमिशन से वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग लगाते हैं। और यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो टोटल अंटार्कटिका रीजन में आपको मैक्सिमम कोई दिखाई देगा तो 2000-3000 लोग दिखाई देंगे। और वो 2000-3000 लोग आपको सारे के सारे कौन होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं वहाँ पे।
और हमेशा नहीं रहते, कुछ दिन रहेंगे फिर चले आएंगे। खैर, तो पूरे अर्थ पे आप अगर कोई भी पार्ट की बात करें तो किसी भी पार्ट पे ऐसा नहीं है कि किसी का अधिकार नहीं, लगभग सबका किसी ना किसी का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी चीज उसके अलावे भी छूट जाती हैं जो नेशनल रिसोर्सेज नहीं होती है, तो वो किसकी रिसोर्स हो जाती है? इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे कि अब ये पार्ट हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। इसके अलावे वाटर में भी इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। वाटर में इंटरनेशनल रिसोर्स कैसे होता है? जैसे कि इस कंट्री का 12 नॉटिकल माइल तक तो इसका रिसोर्स है, ठीक है। उसके बाद इस कंट्री से हम चले आएंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक। कहां तक चले आएंगे? 200 नॉटिकल माइल्स। तो इस कंट्री से 200 नॉटिकल माइल्स वाटर में जब हम डिस्टेंस पर आएंगे तो इसके बाद जो भी रिसोर्सेज रहेगा वो किसका रहेगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज रहेगा दोस्तों। किसका रहेगा? इंटरनेशनल रिसोर्सेज। कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेज करेंगे। एकदम क्लियर हो रहा है सबको? ध्यान से देखिए बोर्ड पर बढ़िया से क्या बोल रहे हैं। जैसे भारत की हम बात करते हैं, आप किसी भी कंट्री के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उस कंट्री का वाटर से क्या होना चाहिए? उसका बॉर्डर सटा होना चाहिए। आप ऐसा मत कि सर फ्रांस का कैसे बात करेंगे, फ्रांस के आसपास में तो दूसरी कंट्री है, वाटर तो है ही नहीं, तो उसका एग्जांपल थोड़ी लेकर चल सकते हैं। उसका एग्जांपल लेकर चलेंगे जो वाटर से कनेक्टेड है। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, एक आइलैंड कंट्री है ना, आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। आप श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं, आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, मेडागास्कर का एग्जांपल ले सकते हैं, साउथ अफ्रीका का एग्जांपल ले सकते हैं। आप मेडिटेरियन सी के आसपास में जो कंट्रीज हैं, बाल्कन रीजन से, उनका एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं जो पेरू रीजन है। आप साउथ अमेरिका कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इन सब कंट्री का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कंट्री का बॉर्डर एरिया है, यहां तक 12 नॉटिकल माइल तक तो हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहां से, यहां बॉर्डर से काउंट करेंगे 200 नॉटिकल माइल्स तक। कितना? 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल MM। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी वाटर में चीजें पाई जाएंगी वो किसका होगा? इंटरनेशनल। देखिए, वाटर में रिसोर्स, मतलब वाटर में रिसोर्स होने का मतलब क्या है? जैसे हमारी कंट्री का 12 नॉटिकल माइल तक रिसोर्स है, तो वो नेशनल रिसोर्सेज हो गया। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम फिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम अपने क्या बोलते हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं ना। लोग जहाज़ों से घूमने के लिए निकलते हैं, देखे होंगे, तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। साथ साथ में ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए हम पानी के जहाज़ से जा सकते हैं, राइट, ट्रेड के लिए जा सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, उसमें हम उसके नीचे देखिए, वाटर के नीचे भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे नेचुरल गैसेस पाए जाते हैं। उसके नीचे आपको कोल मिल सकता है, उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें, माइनिंग करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। उन सब चीज़ों को हम एज ए रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर हमारा अधिकार होगा 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल के बाद का जो होगा उसमें चाहे कोई भी चीज़ पाई जाए, चाहे आपका यूरेनियम ही क्यों ना पाया जाए, चाहे आपका गोल्ड ही क्यों ना पाया जाए, चाहे आपको नेचुरल गैस ही क्यों नहीं पाया जाए, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ UN। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक पॉइंट आता है कि सर इसके बीच में, चलिए तो 12 नॉटिकल माइल तक यहाँ हो गया, यहाँ से 200 के बाद उसका, तो ये बीच वाला किसका है ना? बीच वाला किसका? देखिए, बीच वाला क्या है कि ये वही जोन होता है जो दो कंट्री के बीच में क्या करते हैं, एक प्रकार से समझौता वाला जोन होता है। किस तरह का जोन होता है? बुक में पढ़िएगा, इसके लिए इकोनॉमिकल जोन करके दिया होगा। वो एक समझौते वाला जोन होता है, मतलब एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आप दूसरे कंट्रियों के साथ मिलकर कुछ चीज़ें कर सकते हैं, समझौते पे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी इस यहाँ से निकल के आपको दूसरे कंट्री में ट्रेड के लिए जाना है, तो आप अपने कंट्री से निकलेंगे और अपने वाटर एरिया से निकलेंगे, तो दूसरे के इंटरनेशनल वाटर में जाएंगे तभी तो जाएंगे। तो यहाँ से निकल के इस तरीके से होते हुए दूसरे कंट्री में जाएंगे। इधर से भी जाना होगा तो आपको परमिशन लेना पड़ता है UN से कि भाई हमको उस रास्ते से जाना होगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपने कई बार सुना होगा कि नेवी ने युद्धाभ्यास किया है। युद्धाभ्यास, ये भी तो एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है नेवी का, देखते हैं ना। तो युद्धाभ्यास किया है, तो नेवी का युद्धाभ्यास कहाँ होगा? अपने घर के बगल में होगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं है, जब बॉम्बिंग वगैरह होता है, ठीक है, बॉम्बिंग वगैरह होता है, तो जैसे अगर बॉम्बिंग यहाँ पे हो रहा है तो इसकी आवाज़ 60 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, और 60 किलोमीटर दूर तक खिड़कियाँ कांपती हैं, झन 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 झन, इतनी तेज़ी से गोला बारूद गिरता है। 60 किलोमीटर, मतलब अगर आप यहाँ पे बॉम्बिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्मी की प्रैक्टिसेस होती हैं, नेवी में की जाती है, खास करके जाकर समुद्र में की जाती है, क्योंकि जो मिसाइल होता है वो समुद्र में गिरता है, तो समुद्र में गिरता है तो आम आदमी को नुकसान नहीं होता, फिर उसको खोज के ढूंढ के ले आती है नेवी, यही काम होता है, ठीक है। तो उसको कहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग? इसी में करते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का करना हो और कोई अफ्रीकन कंट्री का करना हो, तो हम इस गैप में हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे कि हमें युद्धाभ्यास करना है। चाहे मान लीजिए कोई एक रणनीति बनानी हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके बीच में की जाती है, और दो कंट्रियों के बीच में वो समझौता होता है ट्रेड वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। कितने लोग को इंटरनेशनल रिसोर्सेज तक एकदम क्लियर हो गया कहीं से भी? अब बताइए कि एकदम कट टू कट याद हो गया कि नहीं हो गया?
क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाफट एकदम आंसर निकलेगा, फटाफट बताना, कुछ नहीं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है एकदम बताना। मलिकाना अधिकार पे जो इंडिविजुअल का अधिकार हो, दैट सिंपल। कम्युनिटी पे जिसपे पूरे कम्युनिटी का अधिकार हो। नेशनल जो सब कुछ एक बाउंड्री के अंदर आता हो, प्लस 12 नॉटिकल माइल्स, दिमाग में रखना है, बनाए क्वेश्चन बन जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसे बोलेंगे? वो रिसोर्सेज जो वाटर लैंड बाउंड्री से दूर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो वाटर जोन एरिया होता है वो किस तरह का होता है? वो होता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसके अलावा अंटार्कटिका जोन, वो भी क्या है आपका? इंटरनेशनल रिसोर्स है। इज दैट क्लियर? वहां पर किसी का अधिकार नहीं है, कौन जताने जाएगा? ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब आगे कुछ चलते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, राइट? कॉपी निकाल के लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर हमारा जो संसाधन है, हमारा जो रिसोर्स है, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या आता है? पोटेंशियल। एक एक करके लिखेंगे और इसको समझेंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज, इसको लिख के समझना बहुत जरूरी है। सब लोग लिखेंगे, जो वीडियो में है वो भी और जो सामने है वो भी। ठीक है, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर सबसे पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा क्या आता है बताइए? डेवलप्ड रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तीसरा क्या होता है? स्टॉक रिसोर्सेज। चौथा क्या होता है? रिजर्व रिसोर्सेज। और कोई छूट रहा है ना? रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, रिजर्व रिसोर्सेज लिखिए इसको। चलिए, इसको हम अब ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। लिखेंगे बात मत कीजिए।
फोर्थ को इधर ले दे रहा है। चलिए इसको लिखिए। जो लोग वीडियो पे हैं वो पॉज करके आराम से लिखिए। फर्स्ट में सबसे दिया गया है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं 4 पार्ट में, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और आपका रिजर्व रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और आपका रिजर्व रिसोर्सेज का जो पॉइंट है वो यहाँ दिया गया है। पहले इसको आप लिखिए, फिर आप समझाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। हम रिसोर्सेज को समझ रहे हैं, समझ लीजिए पहले सबसे रिसोर्सेज को हम समझ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब समझते हैं आप लोग, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है ना। ये वो रिसोर्सेज हैं, हालांकि सारे रिसोर्सेज अपने आप में डेवलपमेंट के लिए होते हैं, है ना, लेकिन ये वो खास रिसोर्सेज हैं जो डेवलपमेंट को क्या करते हैं, एक प्रकार से पहचान करवाते हैं, है ना। ये वो रिसोर्सेज जिससे आप डेवलपमेंट को पहचान कर लेते हैं तुरंत। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर है। ठीक है, देखिए क्या कहता है सबसे पहले, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज किसे बोलते हैं उसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज फाउंड इन अ रीजन बट विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड येट। मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल रिसोर्सेज हम उस रिसोर्सेज को बोलते हैं जो किसी रीजन में क्या किया गया है, फाउंड किया गया है। रिसोर्सेज विच फाउंड इन अ रीजन माने किसी खास जगह पर या कहीं पर वो पाया जाता है, लेकिन उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे। कारण टेक्निकल इशू। कारण क्या है, टेक्निकल इशू। आपके पास वो डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आप उसको बहुत बड़े पैमाने पे यूटिलाइज कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक्स टू वॉच क्रिकेट, सब लोग। ठीक है, नोटिस करते हो आप लोग क्रिकेट मैदान में आप क्या नोटिस करते होंगे कि जो फील्ड रहता है ना उसके बार बार जो लोग बैठे होते हैं पवेलियन, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे कि उनके ऊपर लगाया रहता है सोलर प्लेट्स लगाया रहता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब क्रिकेट वो लोग खेल रहे होते हैं तो उस सोलर प्लेट्स दिन में वो चार्ज हो जाता है पूरी तरीके से, और उसके बाद क्या होता है कि वो पूरे क्रिकेट मैदान को पूरी तरीके से रोशनी देता है, पूरा लाइट देता है। ठीक है, तो सोलर प्लेट्स का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि इतना हेल्पफुल होता है। गांव में तो आप छोटे मोटे पैमाने पे देखते हैं ना, एक पंखा चलाते हैं लोग या फिर क्या बोलते हैं बॉल वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। तो गांव में बहुत छोटे मोटे लेवल पे अभी हो रहा है आसपास में, जो हम देख पा रहे हैं। बड़े जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो सोलर एनर्जी जो है वो गुजरात और राजस्थान में बहुत पड़ा हुआ है। गुजरात में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और राजस्थान में सोलर एनर्जी तो कहना ही नहीं है, वहाँ का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो सोलर एनर्जी बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे घर बहुत ज़्यादा आता है भाई। बात समझ में आ रही है? मतलब भारत के अंदर सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है भारत के अंदर, है ना। राजस्थान में बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी है। हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम राजस्थान से उस सोलर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके भारत के विभिन्न राज्यों में क्या कर दें, पहुँचा दें। तो वो सोलर एनर्जी हमारे लिए किस तरह का रिसोर्सेज हो गया, वो हमारे लिए कैसा हो गया, पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। इज इट क्लियर? वो विंड एनर्जी किस तरह का हो गया, पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। कंसेप्ट समझिए ध्यान से कि हमारे पास वो रिसोर्सेज है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस पैमाने पे यूज़ कर पा रहे हैं एक्चुअली में, जितना उसके पास पावर है उस पैमाने यूज़ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आसाम के चेरापूंजी और मानसून राम में वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि बाढ़ की स्थिति बनी रहती है हमेशा। और राजस्थान में हमारे पास वाटर नहीं है,
रिसोर्सेज हमारे पूरे भारत में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे भारत के छोड़िए पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है, अलग अलग है ना, बहुत अलग अलग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या पॉइंट कह रहा है कि जो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में जो रिसोर्सेज है, असम में जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, क्या हम उसको राजस्थान तक पहुंचा पाते हैं? नहीं पहुंचा पाते हैं। वो किस कैटेगरी में आ जाएगा फिर? पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो उसमें एक्चुअली जो एनर्जी है ना, उसमें जो एक्चुअली पावर है, उस पावर को हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो पाया जा रहा है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी जिसकी वजह से हो, लेकिन हाँ आगे चल के ये क्या होगा, सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है क्या? डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो और उसके पास कोई इशू ही नहीं है, कोई गलत मतलब कोई कमी नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज विच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड। डेवलप्ड रिसोर्सेज हम उन रिसोर्सेज को बोलते हैं जिसको हम सर्वे कर चुके हैं। सर्वे का मतलब उसका पता लगाना, एग्जावेशन करना, खोजना, ये सब चीज़ें करना है जिसके बारे में हम कर चुके हैं, और करने के बाद हमें उसकी क्वांटिटी के बारे में पता है। क्वांटिटी समझते हो? क्वांटिटी मतलब कि हमारे पास कितने अमाउंट में है, ठीक है, और साथ साथ में उसकी क्वालिटी के बारे में पता है, मतलब ये किस क्वालिटी का है। जैसे कि कोल, हमें पता है सर्वे करने के बाद कि भारत के अंदर कितना कोल है, झारखंड में कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना है ना, मध्य प्रदेश में कितना है, ये सब चीज़ें हमने पता कर चुका है, सर्वे कर चुका है, उसकी क्वालिटी भी पता है, बिटुमिनियस कोल है कि किस तरह का कोल है वो भी हमें पता है, डिटरमाइन कर चुके हैं, और हम उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज भी कर रहे हैं आज हम अपने समय में, ठीक है। उसको बचा के उसके हिसाब से हम क्या कर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो रिसोर्सेज किस तरह का रिसोर्सेज है? डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो जब हम रिसोर्सेज को कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो कोल रिसोर्सेज यहाँ पर डेवलप्ड हो जाएगा, वही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के मतलब कि एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर डिसाइड करेंगे, तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएगा? नॉन रिन्यूएबल। इज दैट क्लियर? कोई कंसेप्ट में कहीं कंफ्यूजन है किसी को? कितने लोगों का क्लियर है? हाथ खड़ा करो। यू नो क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आराम से। आगे देखिए, स्टॉक रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? एकदम सिंपल है, ध्यान समझिएगा। स्टॉक आर मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विद द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट देर इज एन appropriate technology, but there is no appropriate technology to access this। ये सेम पोटेंशियल से मैच करता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। स्टॉक रिसोर्सेज वह रिसोर्सेज है जो हमारे इन्वायरमेंट में है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में है, हमने उसके पोटेंशियल का पता लगा चुका है और हमें ये पता है कि अगर इसको हम यूटिलाइज करेंगे तो ये हमें और इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, इतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी एनर्जी के बारे में हमें पता है, अभी हम उसको सिर्फ कुछ जगहों पर ही यूज़ करते हैं, है ना, खास करके उसके एम्यूनिशन वॉर में वगैरह में उसको यूज़ करते हैं, बहुत कुछ जगहों पर यूज़ करते हैं। तो इसकी एनर्जी के बारे में हमें पता है, हमारे इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन है ना, उससे हम और कितना ज़्यादा हम कर सकते हैं ये हमें पता है, उसके पोटेंशियल के बारे में पता है कि इसमें इतना पावर है, बट ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर से उसको अलग कर सकें, अपने इन्वायरमेंट से उसको अलग करके और कुछ नई चीज़ें बना सकें, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वो अभी हमारे पास क्या है, रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, स्टॉक रिसोर्सेज। बिल्कुल, देखिए स्टॉक और पोटेंशियल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आप समझिए। देखिए, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज फाउंड इन अ रीजन बट विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब ये वो रिसोर्सेज है जो हमारे रीजन में है, हम इसको यूज कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, इसको तो हम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें सिर्फ पता है कि हमारे पास है लेकिन हम इसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं लेकिन इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये हमारे पास है और इसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। प्रॉपर यूज और नो यूज में अंतर समझ में आता है? तो यहाँ पर प्रॉपर यूज का कमी है, यहाँ पर सीधे क्या हो जा रहा है, नो यूज, अंतर यही होगा, इसके अलावा कोई भी अलग अंतर नहीं, इसमें घुमा फिरा के मत कुछ लिखना, सिंपल सा बात है। यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर लिखना, क्वेश्चन पूछेगा वाई तो आप टेक्नोलॉजी का कारण देना, ठीक है, यहाँ पर सीधे आप टेक्नोलॉजी के साथ आप लिखेंगे, इसलिए देखिए वहाँ पर टेक्निकल वर्ड यूज नहीं किया गया और यहाँ पर किया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए लास्ट हमारा है, वो है हमारा कौन सा, रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? देखिए रिजर्व रिसोर्सेज स्टॉक का ही पार्ट है, ठीक है, रिजर्व रिसोर्सेज क्या है, स्टॉक का पार्ट है। रिजर्व आर द स्टॉक्स विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर सच एज वाटर इन डैम्स एंड फॉरेस्ट। रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जिसको हम बचा कर रखे हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट या फिर डैम्स। अब देखिए आज फॉरेस्ट को आप यूज करते हैं, आप फॉरेस्ट को उस पैमाने पे यूज नहीं करते हैं, जंगल में पेड़ काटना कानूनन जुर्म है फॉरेस्ट लॉ के अनुसार, आप किसी भी जंगल में जाकर पेड़ नहीं काट सकते हैं, ठीक है।
विदाउट एनी परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट परमिशन भी उसको नहीं करती, ठीक है। तो वाटर इन डैम्स, जिसे आप देखते हैं ना जो बांध बनाए जाते हैं उसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि 2 साल के बाद सिचुएशन ऐसा बन रहा है कि शायद बारिश अच्छे से ना हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि कैनाल्स के माध्यम से खेतों में छोड़ सकते हैं और प्रोडक्शन की मेंटेनेंस बना सकते हैं ताकि महंगाई वगैरह ना आए। फॉरेस्ट बचा के रखें, ताकि पहली चीज़ तो कि फ्यूचर में ऑक्सीजन ये हमेशा प्रोवाइड करते रहे, फॉरेस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट। दूसरा चीज़ हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे। तीसरा चीज़ कि फ्यूचर में कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत सारे कारणों से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ क्या एज अ रिजर्व है। तो वो रिसोर्सेज जो हम बचा के रखते हैं अपने पास, किस चीज़ के लिए, फ्यूचर के लिए, है ना, कि फ्यूचर में हम उसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो जिसको आप बचा के रखे हैं, छुपा के रखे हैं, है ना। जैसे आपके पास कुछ पॉकेट मनी मिलता है घर से, राइट, तो पॉकेट मनी में से आप क्या कर लेते हैं, दोस्त लोग के सामने बताते हैं 50 रुपये है, होता 100 रुपये है, 50 रुपये दिखाते हैं, 50 रुपये है मेरे पास, 50 रुपये आपने खर्च किए, उसके साथ में दोस्त भी खुश, आप भी खुश, आपके पॉकेट भी खुश कि 50 रुपये बचा हुआ है, राइट। उसको छुपा के रखते हैं, किस लिए, ताकि फ्यूचर में कभी काम पड़ गया तो दोस्त थोड़ी बोले जाएंगे कि तुमने क्या किया था कि भाई खा लिया है ना, तो अब मेरे को पैसे, तो मेरे को काम पड़ गया, राइट। तो हम अपने पास क्या करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। मम्मी से मांगेगा तो वो अलग डांटेंगे कि कल ही तो पैसे दिए थे। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिजर्व करके रखते हैं। ये वही बात है, यहाँ डांटने वाटने वाली बात नहीं, यहाँ नेचर डांटता है, नेचर डांटता है तो पता है क्या हो जाता है ना, कोरोना वायरस हो जाता है, राइट। तो वही बात है कि रिजर्व आर द स्टॉक विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर सच एज वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा। तो ये वो संसाधन है जो हम बचा के रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। एकदम क्लियर है, कितने लोग क्लियर है, हैंड रेज कर दिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। आगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एजेंडा 21 पढ़ेंगे, अर्थ समिट पढ़ेंगे, सबसे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।